नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास मांगीलाल राजकीय महाविद्यालय नोखा बीकानेर। आज हम इस व्याख्यान में बीए पार्ट सेकंड के पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास में मोहम्मद तुगलक के द्वारा किए गए नवीन परिवर्तन और उसके परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। सन 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने 5 वर्ष के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत की बिगड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। मोहम्मद तुगलक और उसके पिता गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे। 1325 में जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान से लौट रहा था तो दिल्ली के निकट अफगानपुर नामक स्थान पर पांडाल गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा, जो इतिहास में मोहम्मद तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद तुगलक के बारे में इतिहासकारों में अनेक भिन्न दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। अनेक इतिहासकार उसे खूनी, पागल, हत्यारा इत्यादि विशेषणों से संबोधित करते हैं, लेकिन यह उसका एक पक्षीय चरित्र चित्रण है। इसके पीछे भी कुछ कारण विद्यमान हैं। संभवतः मोहम्मद तुगलक अपने राज्य में धर्म और राजनीति दोनों को ही पृथक रखना चाहता था। इसीलिए उसने उलेमा और राजनीतिक अमीर वर्ग को कभी भी अपने पर हावी नहीं होने दिया। वह अपने आप को निरंकुश सत्ता का प्रतीक मानता था और वह यह कहा करता था कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग विषय है। राजा का कार्य राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना है, जबकि उलेमा वर्ग का कार्य धार्मिक व्यवस्था अर्थात मनुष्य अपने दैनिक जीवन में, अपने धार्मिक जीवन में किस प्रकार से एक उच्च कोटि का आचरण करता है, उस पर ध्यान देने का कार्य उलेमा वर्ग का होता है। मोहम्मद तुगलक ने गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले दिल्ली की राजगद्दी और ताज की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू किए। उसके तहत सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक का राजत्व सिद्धांत के बारे में जो विचार था वह पूर्णतया स्पष्ट था। मोहम्मद तुगलक राजा के देवी अधिकारों को मानने वाला शासक था। वह राजा को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया मानता था। उसका विश्वास था कि ईश्वर ही अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को राज्य का पद देता है, इसीलिए अन्य सभी लोगों को बिना किसी विरोध के राजा की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। वह अपने आप को सर्वप्रभुत्व संपन्न शासक मानता था। ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उसने अमीरों एवं अधिकारियों और प्रजा से स्वामी भक्ति प्राप्त करना अपना अधिकार समझता था। वस्तुतः वह अपने युग का एक अत्यंत स्वेच्छाचारी
निरंकुश शासक था जिसकी असीमित शक्तियों एवं अधिकारों पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो सकता था। कहने को प्रशासनिक कार्यों में उसे सलाह देने के लिए एक लघु परिषद थी, परंतु उसने शायद ही कभी उससे किसी प्रकार की सलाह ली हो। वह स्वयं ही अपनी नीति का निर्माता था और अन्य सभी लोग उसकी नीतियों को लागू करने में उसके सहयोगी या कर्मचारी मात्र थे। कहा जाता है कि मोहम्मद तुगलक अपने युग का महान विद्वान भी था। उसने इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों और कानूनों का विशद अध्ययन कर रखा था और सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन की भांति धर्म को राजनीति से दूर करने या रखने की नीति अपनाई। उसके समान निरंकुश व्यक्ति अपने कार्य में उलेमाओं का तो क्या किसी भी व्यक्ति अथवा समूह का प्रभाव या हस्तक्षेप सहन करने को तैयार नहीं था। यही कारण है कि उसने उलेमाओं से कभी सलाह नहीं ली और न ही उन्हें किसी प्रकार की रियायतें ही प्रदान की। जब कभी उलेमा वर्ग का कोई सदस्य राजकीय धन के गबन या अन्य मामलों में अपराधी पाया जाता, तो मोहम्मद तुगलक उसे भी सामान्य अपराधियों की भांति सजा देता था। उलेमा वर्ग के विरोध का एक प्रमुख कारण यही रहा कि सुल्तान ने उन्हें महत्वपूर्ण स्थिति से सामान्य लोगों की स्थिति में धकेल दिया था। इसीलिए उलेमा वर्ग सुल्तान के विरुद्ध अपना जिहाद जारी रखा और उसकी शासन व्यवस्था को बदनाम करने में कोई कसर नहीं रखी। उलेमाओं के असंतोष का एक कारण यह भी था कि मोहम्मद तुगलक के पहले न्याय प्रशासन पर उन्हीं का एक अधिकार था। सुल्तान ने उनके इस एकाधिकार को खत्म करते हुए अन्य योग्य व्यक्तियों को भी न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया था। उलेमा वर्ग के निर्णयों को बदलने में वह तनिक भी नहीं हिचकता था, चूंकि सुल्तान स्वयं ही न्याय का अंतिम स्रोत था। अतः उसके निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती थी। मोहम्मद तुगलक ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया और अपने पूर्व अधिकारियों की भांति उन पर अत्याचार नहीं किए। मोहम्मद तुगलक सुधारों का प्रतीक था। उसने अपनी शासन व्यवस्था में अनेक नवीन परिवर्तन किए जो न उससे पहले दिखाई देते हैं, न उसके बाद के शासनकाल में किसी और सुल्तान या बादशाह ने ऐसा करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम तुगलक ने अपने राज्य की राजस्व व्यवस्था में सुधार करने का कार्य शुरू किया। वह अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति था। राज्यारोहण के तुरंत बाद राजस्व व्यवस्था में सुधार करने हेतु उसने अनेक कदम उठाए। अपने प्रांतीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वे पहले की भांति अपने अपने क्षेत्रों की आय और व्यय का लेखा तैयार करके दिल्ली में दीवाने वजारत के पास भेजें। दीवाने विराजत में प्रत्येक सूबे की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक पृथक रजिस्टर बनाया गया। कुछ विद्वानों का मत है कि संभवतः मोहम्मद तुगलक अपने सभी प्रांतों में एक समान राजस्व व्यवस्था लागू करना चाहता था और इस बात का भी उसने ध्यान रखा कि कोई भी गांव लगान वसूली से अछूता न रह जाए। प्रांतों से आने वाले हिसाब की बारीकी के साथ जांच की जाती थी और समय पर पूरा लगान जमा नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती थी और सख्ती के साथ बकाया लगान वसूल किया जाता था, जिसके लिए उसने एक पृथक अधिकारी भी नियुक्त किया जो सुल्तान को समय समय पर रिपोर्ट देता था। कृषि की देखभाल के लिए अमीर कोही नामक एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया। अकाल और प्राकृतिक प्रकोपों के समय किसानों को ऋण इत्यादि वितरित करने का कार्य भी
इसी को सौंपा गया। बरनी और इब्न बतूता, जो तुगलक के समकालीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, इन दोनों ने सुल्तान की राजस्व व्यवस्था के एक दोष का उल्लेख किया है, और वह है इजारेदारी, अर्थात लगान वसूली के काम को ठेके पर देना। जो व्यक्ति इस काम के लिए सबसे ऊंची धनराशि की बोली लगाता था, उसी को लगान वसूली का कार्य दिया जाता था, परंतु उस आदमी की माली हालत की जांच पड़ताल नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से कई बार सरकार को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती थी। अपने राजस्व व्यवस्था में सुधार के कदमों के तहत सर्वप्रथम उसने दोआब में कर वृद्धि करने का साहसिक कदम उठाया। इतिहासकारों ने मोहम्मद तुगलक की जिन योजनाओं की कटु आलोचना की है, उनमें से एक है दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि करना। कर बढ़ाने के लिए अनेक कारण बताए गए हैं, जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते, जैसे इस क्षेत्र के उपद्रवी लोगों को दंड देना, नंबर 2 रिक्त राजकोष को भरना, और नंबर 3 सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना। अधिकांश विद्वान इसे लगान व्यवस्था में सुधार हेतु एक सामान्य कदम मानते हैं। वस्तुतः दोआब भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था और बढ़े हुए कर को आसानी से सहन कर सकता था। बाद में लागू की गई योजनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुल्तान का राजकोष रिक्त नहीं हुआ था और उपद्रवी लोगों को दंड देने के अनेक बहुत से कारगर कदम भी उठाए जा सकते थे। यहाँ पर कितना कर बढ़ाया गया, इसके बारे में भी स्पष्ट नहीं है। मुस्लिम इतिहासकार जो विवरण देते हैं, उसे किसी भी स्थिति में सही नहीं माना जा सकता है। बर्नी कहता है कि कर 10 से 20 गुना बढ़ा दिया गया था, याहिया इसकी पुष्टि नहीं करता है और लिखता है कि बढ़े हुए कर के साथ साथ मकान कर और चराई कर को भी लागू किया। निजामुद्दीन कहता है कि यह वृद्धि 10 गुना की गई थी। फरिश्ता इसके बारे में 3 या 4 गुना कर को बढ़ाने का उल्लेख करते हैं। इसके विपरीत आधुनिक विद्वान ये मानते हैं कि कर वृद्धि बहुत कम की गई थी। एल श्रीवास्तव का मत है कि भूमि कर में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई थी, बल्कि मकान, चारागाह और अन्य कर बढ़ाकर सुल्तान अपने राजस्व में 5 से 10% तक वृद्धि करना चाहता था। दोआब में जो कर वृद्धि की गई वह अधिक नहीं, परंतु वह वृद्धि अनुकूल स्थितियों में नहीं की गई थी। संयोगवश उसी समय दोआब का क्षेत्र वर्षा की कमी के कारण अकाल की चपेट में आ गया। इससे किसानों में उदासी छाई हुई थी और जब बढ़े हुए करों को सख्ती के साथ वसूल करने का प्रयास किया गया, तो लोगों का असंतोष भड़कना स्वाभाविक था। सुल्तान के आदेश से अधिकारियों ने कठोरता के साथ विद्रोह का दमन किया, जिससे दोआब की स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई। वस्तुतः इसमें सारा दोष सरकारी अधिकारियों का था, जिन्होंने सुल्तान को सही स्थिति की जानकारी नहीं दी। अन्यथा सुल्तान इतना बेरहम या पागल भी नहीं था कि वह ऐसे समय में कर वृद्धि की आज्ञा देता अथवा सख्ती से वसूल करने की आज्ञा देता, क्योंकि जब उसको सही स्थिति की जानकारी मिली तो उसने दोआब के अकाल पीड़ित किसानों को सहायता पहुंचाने का प्रयास भी किया। किसानों को बीज, हल, बैल आदि के लिए ऋण वितरित किए गए और सिंचाई के लिए कुएं और नहरें भी बनवाई, परंतु सुल्तान द्वारा दी गई सहायता में किसानों को विशेष राहत नहीं मिली, क्योंकि यह कदम काफ़ी देर के बाद उठाया गया था। एल श्रीवास्तव स्थिति का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि यद्यपि उनसे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये सहायता कार्य काफ़ी देर से शुरू किए गए और सहायता का प्रयोग किसानों ने क्षुधा पूर्ति के लिए किया। वास्तविकता तो यह थी कि इन करों को जब अलाउद्दीन ने पहली बार लगाया था, तब तो लोगों ने स्वेच्छा से नहीं, अपितु आतंकित होकर ये कर अदा किए थे। अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी ने इन करों को समाप्त कर दिया
और जब मोहम्मद तुगलक ने इन्हें पुनः लागू किया तो लोगों ने इसका विरोध किया और उस समय अकाल की स्थिति ने इसे और भी दुरूह बना दिया। परिस्थितियों और अधिकारियों ने मिलकर कर वृद्धि की योजना को असफल बना दिया, जिससे सुल्तान बदनाम हो गया और इसके लिए उसे दोषी ठहराया गया, जो कि न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। इसके पश्चात मोहम्मद तुगलक की अन्य योजनाओं को हम अगले अध्याय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसकी जो और महत्वपूर्ण योजनाएं थी, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का चलाना, ये दोनों ही योजनाएं अपने समय से बहुत आगे थी। आज भी आधुनिक काल के शासक भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं उठा पाते हैं। इसके साथ साथ उसने अपनी विदेश नीति के तहत करांजल और कांगड़ा पर किए गए आक्रमणों के लिए सेना में भी बेतहाशा वृद्धि की थी, जो कि मोहम्मद तुगलक के पतन के लिए जिम्मेवार बने, क्योंकि इन योजनाओं को भी लागू करने में अधिकारी वर्ग ने, अमीर वर्ग ने किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं दिखाई, बल्कि उसे असफल बनाने में उन्होंने भांति-भांति से अपना रोल अदा किया और न जनता और लोगों की तकलीफें शासक वर्ग तक समय पर पहुंचाई गई और न ही शासक वर्ग की चिंताओं को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया और शासक द्वारा दी गई राहतों को भी उचित समय पर रियाया तक नहीं पहुंचाया जा सका, जिससे कि मोहम्मद तुगलक की जो अनूठी योजनाएं थी और वो समय से बहुत आगे भी थी, वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई, बल्कि लाख प्रयास करने के बाद भी उसके द्वारा किए गए कार्यों को असफलता ही मिली, जिसके लिए हम मोहम्मद तुगलक को उतना जिम्मेवार नहीं मान सकते हैं जितना कि उसके अधिकारी वर्ग, अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग का दोष उसमें विद्यमान था। जय हिंद, जय भारत।